स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया था एंड दिस इज़ अवर लास्ट यूनिट। तो डेटा कम्युनिकेशन हम लोगों ने स्टडी किया, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से वर्क करता है, क्या ब्लॉक डायग्राम है इसका, स्टेप बाय स्टेप इसकी वर्किंग। एंड उसके बाद में फिर क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स पर बेस्ड है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन देखा कि हाउ कंप्यूटर नेटवर्क वर्क्स। एंड देन हम लोगों ने नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इसके कंपोनेंट्स, इसके एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज़ होती है, जिसे कि OSI मॉडल कहते हैं, उसको हम लोगों ने स्टडी किया, जो कि लेयर्ड आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिसमें कि टोटल 7 लेयर्स होती हैं। नेटवर्क क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो हम लोगों ने स्टडी किया। आफ्टर दैट फिर हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन स्टडी कर रहे थे। वायरलेस कम्युनिकेशन में भी क्यों वायरलेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी एंड किस तरह की वेव्स का, यानी रेडियो वेव्स का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। एडवांटेजेस क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन के, क्यों हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी है अगर उसमें कुछ एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस भी देखे कि वायरलेस कम्युनिकेशन के क्या डिसएडवांटेजेस है। इसके बाद फिर हम लोगों ने एक जनरल मॉडल यानी ब्लॉक डायग्राम स्टडी किया वायरलेस कम्युनिकेशन का, कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या ऑपरेशंस वायरलेस कम्युनिकेशन में होते हैं। देन कितने टाइप का वायरलेस कम्युनिकेशन है, हम सभी लोग वेल नोन हैं विद ऑल द टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स, तो वो हम लोगों ने स्टडी किए। एंड मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है वायरलेस कम्युनिकेशंस के, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं मोस्टली। जो ऑब्सलीट हो गए हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बट जो जो टेक्नोलॉजीज करेंट टाइम में चल रही हैं, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने GPRS के बारे में पढ़ा। जो GPRS टेक्नोलॉजी थी इनिशियली, हम लोग आजकल तो मोबाइल डेटा सर्विसेज बहुत अच्छी और 4G 5G टेक्नोलॉजी की यूज़ कर रहे हैं, बट इनिशियली जब ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी तब ये टेक्नोलॉजी GPRS के फॉर्म में लॉन्च हुई थी, जिसको कि यूज़र्स यूज़ कर पा रहे थे एंड इट वाज प्रोवाइडिंग वेरी लो डेटा स्पीड एंड लो डेटा रेट। तो GPRS के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने CDMA के बारे में पढ़ा, GSM के बारे में पढ़ा। एंड GSM में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है GSM का आर्किटेक्चर। तो ये आर्किटेक्चर हम लोगों ने स्टडी किया कि आर्किटेक्चर में किस तरह से कॉल फॉरवर्डिंग या कॉल कनेक्शन किस तरह से होता है विद इन नेटवर्क एंड आउटसाइड नेटवर्क, क्या क्या इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि मोबाइल या जो भी मोबाइल स्टेशन है उससे रिलेटेड स्टोर होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया। तो ये तो ब्रीफ हो गया जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया था। अब हम लोगों को जो अदर वायरलेस कम्युनिकेशन है, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, थोड़ा सा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, और थोड़ा सा रेडार कम्युनिकेशन का। तो जैसे कि हम लोग नाम से वाकिफ़ है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लूप में हम लोग सैटेलाइट्स को भी ले रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। तो इट मीन्स कि सैटेलाइट में भी ट्रांसीवर सिस्टम लगा है, जहाँ मतलब कि जो कि ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है, जिसे कि हम लोग यहाँ सैटेलाइट्स में ट्रांसपॉन्डर बोलते हैं। तो अगर हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं, तो अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट
transmits the signal via transponder by creating a channel between the transmitter and the receiver located at different locations on earth. तो प्रिंसिपल क्या होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कि जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है। तो अगर हम किसी भी सर्कुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं एंड अगर एक एंटीना हमारे पास यहाँ पर कहीं पर है और एक एंटीना है इस पॉइंट पर और हमें यहाँ से सिग्नल को यहाँ पर भेजना है, तो हम लोग जब भी एंटीना के थ्रू कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो ऑलवेज हम लोग जो एंटीनाज यूज़ करते हैं वो डायरेक्शनल एंटीना यूज़ करते हैं। डायरेक्शनल एंटीना का क्या मतलब है, जैसे कि आप लोगों ने डिश टीवी का D2H का एंटीना देखा होगा, तो जितने भी लोगों के यहाँ लगा होगा एंटीना या आप अपने घर की छत पर खड़े होकर के अगर देखेंगे तो सारे एंटीनाज की जो डायरेक्शन है वो एक ही होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी तरफ एंटीना की डायरेक्शन कर देगा। ये मतलब है डायरेक्शनल एंटीना का कि वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट और रिसीव करेगा। तो अगर हमें इधर कहीं ट्रांसमिशन करना है तो इसमें अगर हम कोई एंटीना यूज़ करेंगे तो एंटीना कुछ इस टाइप का होगा, और जब इस टाइप का एंटीना होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, और जब ये डायरेक्शन होगी तो सिग्नल इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। हम डायरेक्शन को इस तरफ भी कर सकते हैं, जिस तरफ चाहे उस तरफ कर सकते हैं, बट इस सर्कुलर अर्थ की वजह से हम डेटा को सर्कुलर वे में ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक कोई थर्ड पार्टी सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू हम ट्रांसमिशन कर सकें। अब अर्थ का स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर तो हम बहुत छोटा सा सर्कल बना रहे हैं। अब इसी में अगर हमें ऑल ओवर अर्थ कवरेज चाहिए तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतने एंटीनाज लगाने पड़ेंगे थोड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस पे, सो दैट कि हम ये कर सकें कि एक एंटीना से दूसरे एंटीना में, दूसरे से तीसरे में, फिर तीसरे से चौथे में, इस तरह से करके हमें ऑल ओवर अर्थ एंटीनाज बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के हम ऑल ओवर अर्थ कवरेज दे पाएंगे नेटवर्क का। बट ये एक बहुत ही कॉस्टली मैकेनिज्म है, प्लस इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, बिकॉज 70% ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड विद वाटर, और वहाँ पर एंटीनाज प्लेस कर पाना, इंस्टॉल कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज़ वाई हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हमें ज़रूरत पड़ी कि इस अर्थ से कुछ दूरी पर हम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट प्लेस कर दें, सो दैट कि जो भी एंटीना हो वो डायरेक्ट इस सैटेलाइट को भेजे और सैटेलाइट सीधे अगले एंटीना को भेजे। तो इससे क्या है कि हमारा जो कवरेज होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सैटेलाइट का यूज़ करके। बट सैटेलाइट में भी एक तो डिसएडवांटेज है कि जितना विजिबल रीजन होगा सैटेलाइट का उतने में ही तो ट्रांसमिट करेगा। ये वाला जो पोर्शन होगा, जो बैक साइड होगा इस सैटेलाइट के, वहाँ ये सैटेलाइट ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। दैट इज़ वाई वी नीड मोर देन वन सैटेलाइट। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी जो सैटेलाइट एक और हो, यहाँ हो, ये एरिया कवर करे, और उसके बाद एक सैटेलाइट और हो जो रेस्ट ऑफ द एरिया को कवर करे। तो जनरली हमें अगर ऑल ओवर अर्थ कम्युनिकेशन करना है तो हमें 3 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज 3 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स 120, 120 और 120 डिग्री का एंगल लेकर के ऑल ओवर 360 डिग्री का कवरेज करते हैं। तो इसलिए हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की नीड हुई, सो दैट कि वी कैन कनेक्ट टू ऑल ओवर अर्थ, ऑल द लोकेशंस ऑफ अर्थ। इसीलिए हम लोग आजकल जैसे जो भी टीवी में चैनल्स देखते हैं तो हम लोग इंटरनेशनल चैनल्स भी देख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। बिकॉज अगर हमें यहीं के इंडियन टीवी चैनल्स देखने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इजीली देख सकते हैं, बट अगर हमें इंटरनेशनल चैनल्स को भी देखना है तो हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अगर इंटरनेशनल कॉल्स करनी है, टेलीफोन कॉल्स, तो आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट यूज़ ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन
you cannot you cannot call internationally. अब एलिमेंट्स की बात करते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो नीड के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ही ली कि क्या नीड है इसकी। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं। तो हमने जैसा कि बताया यहाँ पर एक ट्रांसपॉन्डर होता है, और इस ट्रांसपॉन्डर का काम क्या होता है कि ये ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों काम करता है। तो इसमें इनपुट मल्टीप्लेक्सर, आउटपुट मल्टीप्लेक्सर होता है, और साथ ही साथ एक TWT एम्पलीफायर होता है। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, वहाँ यहाँ पे दो तरह की फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती हैं। एक को हम अपलिंक फ्रीक्वेंसी या अपलिंक सिग्नल बोलते हैं, सेकंड को हम लोग डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी या डाउनलिंक सिग्नल बोलते हैं। और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि एक सिग्नल है जो अर्थ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव कर रहा है, और एक फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू सिग्नल अर्थ की तरफ जा रहा है। एंड दोनों की फ्रीक्वेंसीज हमें अलग अलग रखनी होती है, सो दैट कि दोनों ही सिग्नल्स आपस में इंटरफेयर ना करें, और इंटरफ्रेंस की वजह से कोई भी सिग्नल में लॉसेस ना हो। तो इसीलिए अपलिंक फ्रीक्वेंसी अलग है और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी अलग है। और ओवरऑल अगर हम रेंज की बात करें तो ये 4 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 6 गीगाहर्ट्ज की रेंज होती है, और एक लोकल ऑसिलेटर यूज़ होता है जो 2.2 गीगाहर्ट्ज का लोकल ऑसिलेटर होता है, जिसके लोकल ऑसिलेटर एक ऐसी डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जो किसी भी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट कर सकती है। बस हमें उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कंपोनेंट्स या सर्किट डिज़ाइन करना होता है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं एज पर द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द सर्किट। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो कि अगर हम वर्किंग की बात करें तो 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक अपलिंक की, एक डाउनलिंक की, और एक ट्रांसपॉन्डर की। तो अपलिंक के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि अपलिंक हम किस लिए यूज़ करते हैं। अपलिंक का यूज़ है कि ये सिग्नल्स को फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट ट्रांसमिट करता है। ये देखिए, ये जो फिगर है, इस फिगर से आप लोगों को क्लियर होगा, एक सैटेलाइट है, यहाँ से हमने ये अपलिंक लिया और इसने ये डाउनलिंक किया। तो जो भी सिग्नल आ रहा है वो किसी अदर फ्रीक्वेंसीज से आएगा, और क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है, अपलिंक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो ये फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज़ के रेंज में होगी, इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज़ होगी। लेकिन जब इस तरफ ट्रांसमिट करना है तो कितने गीगाहर्ट्ज़ में हमें करना है, 4 गीगाहर्ट्ज़ में। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक मैकेनिज्म ऐसा लगाना होगा कि इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में चेंज कर सकें। अब ये जो ग्राउंड स्टेशन है, ये दोनों ग्राउंड स्टेशन इतनी डिस्टेंस पर हैं कि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, दैट इज वाई ये सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट हुई। और अभी जो हम लोगों ने ऊपर ब्लॉक डायग्राम देखा था, उसमें हम लोग जैसे ये लोकल ऑसिलेटर देख रहे हैं, तो दिस लोकल ऑसिलेटर इज जस्ट यूज टू कन्वर्ट दिस 6 गीगाहर्ट्ज टू 4 गीगाहर्ट्ज, या 4 गीगाहर्ट्ज टू 6 गीगाहर्ट्ज। तो अगर हम कुछ इंडियन सैटेलाइट्स की बात करेंगे, तो ये कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के नेम हैं, कौन कौन से सैटेलाइट्स कब कब लॉन्च हुए, किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि हर एक सैटेलाइट का पर्टिकुलर पर्पस होता है, और उसी पर्पस के लिए वो सैटेलाइट यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि देखिए, ये 2 सैटेलाइट्स सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हैं, ये सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन पर्पस के लिए हैं, और ये सैटेलाइट्स जो हैं ये कम्युनिकेशन के लिए भी हैं, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के लिए भी हैं। क्योंकि हम लोग जो वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं, या अदर किसी चीज़ की भी फोरकास्टिंग की बात हो, या कोई डिज़ास्टर वार्निंग हो गई, या कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस हो गए, तो सैटेलाइट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है।
तो ये क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के बारे में भी बताते हैं। नेविगेशन की बेसिकली हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो शिप्स में और प्लेन्स में नेविगेशन की मेन इम्पॉर्टेंस पड़ती है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और इन द एयर, या आप जब भी किसी सी में है, मतलब समुद्र में है, तो उस टाइम पर नेविगेशन का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ या तो पानी है, जैसे अगर शिप की बात करें तो डायरेक्शंस जो है देख पाना वो पॉसिबल नहीं होता है, तो उस केस में नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट कि ईजिली आप लोग जो है नेविगेट कर पाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि हम लोग गूगल मैप को यूज़ करते हैं। तो हर एक एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सैटेलाइट्स होते हैं। जितना अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया, हम लोग एडवांटेजेस अपने आप इसके आइडिया लगा सकते हैं कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के। अब इसमें जैसे इंस्टॉलमेंट्स ऑफ सर्किट आर इजी, तो क्योंकि हमें कोई कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ स्टेशन डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, जो स्टेशन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करे और रिसीव करे। रेस्ट हमें कोई भी कम्युनिकेशन चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वाई इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो इजी होता है। ऐसे ही इलास्टिसिटी ऑफ दीज सर्किट्स आर एक्सीलेंट। इलास्टिसिटी से मतलब क्या है कि अगर हम इसको मूव करना चाहे कहीं, क्योंकि इसका जो सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सर्किटरी है, तो इसकी इलास्टिसिटी भी बहुत एक्सीलेंट है कि आप इसको अगर कहीं मूव करना चाहें तो इजीली मूव कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज कि विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ कैन बी कवर्ड। द यूज़र फुली कंट्रोल्स द नेटवर्क। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज हमें यही मिलेगा कि इनिशियल एक्सपेंडिचर इज़ हाई, बिकॉज सैटेलाइट का डिज़ाइन करना और सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करना, ये बहुत ही हाई एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, बहुत ही हाई एक्सपेंडिचर इसमें लगता है, बट आफ्टर दैट जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है। एंड देयर आर चांसेस ऑफ ब्लॉकेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ब्लॉकेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज से मतलब क्या है, मान लीजिए जो एटमॉस्फेयर है उस पर डिपेंडेंसी बनेगी, जैसे कि अगर हम लोग टीवी का एग्जांपल ले लें, D2H, तो जब भी बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है एनवायरनमेंट, तो इन दैट केस क्या होता है कि D2H वर्क नहीं करता और सिग्नल्स नहीं आते हैं। सेम चीज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी है, और इसी वजह से फ्रीक्वेंसीज का ब्लॉकेज हो जाता है। प्रोपेगेशन एंड इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस भी हो सकता है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसीज पर सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है, ऐसे ही जो रिसीवर का काम हो रहा है वो भी मल्टीपल सिग्नल सेम फ्रीक्वेंसी से जा रहे हैं, तो इंटरफ्रेंस भी हो सकता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस तो हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन में हो गया, डिजिटल सिनेमा हो गया, रेडियो हो गया, मिलिट्री एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, टेलीविज़न में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हर एक फील्ड में एप्लीकेशन है, और ये हर एक फील्ड में बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही फिर हम लोग अगर रडार कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि रडार कम्युनिकेशन क्या है, तो रडार का नाम आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा, टीवी वगैरह में भी शायद रडार के बारे में सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहली चीज़ कि रडार का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि रडार एक कोई वर्ड नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये रडार का फुल फॉर्म है। इसीलिए रडार को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, कभी भी स्मॉल में नहीं लिखा जाता।
तो अब रडार के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया सभी को होगा। तो बेसिकली इसका जो वर्क है वो ये है कि ये डिटेक्शन, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए यूज होता है। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर रडार प्लेस किया गया है तो इसकी कुछ रेंज होती है, एंड इन दैट पर्टिकुलर रेंज ये रडार किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो ये है कि ये एनर्जी के रेडिएशन पर बेस्ड होता है। मींस कि ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और वो जो सिग्नल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के वापस रडार के पास आते हैं और इससे रडार डिटेक्शन करता है। इसका ऑपरेशन जिन फ्रीक्वेंसीज में होता है वो यूएचएफ यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में या माइक्रोवेव रेंज में लाई करती हैं फ्रीक्वेंसीज। अब जैसे कि अगर एक बेसिक आइडिया की बात करें कि रडार का क्या है, तो रडार सिस्टम जनरली कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर विच प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। क्योंकि रडार में हम सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर यहाँ पर भी लगा होगा। तो अब पहला काम तो हमारा ये होगा कि हमें इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करना होगा। तो इस सिग्नल को जनरेट करेंगे, उसके बाद हम इस ट्रांसमीटर के थ्रू उसको एयर में ट्रांसमिट कर देंगे। और जैसे ही हम इसको ट्रांसमिट कर देंगे बाय यूजिंग एनी एंटीना, ये सिग्नल किसी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसकी रेंज में आता है तो सिग्नल उस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा या रेडिएट होगा और बाकी पार्ट जो है कहीं अदर डायरेक्शन में भी चला जाएगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट होगा जिसे कि इको सिग्नल कहते हैं, वो रडार रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि हम जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई रडार है, यहाँ पर एक कोई स्टेशन है रडार और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या करेगा, ये रडार ओमनी डायरेक्शनल एंटीना टाइप का यूज़ करेगा। इस तरह से जो है हर डायरेक्शन में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा। अब ट्रांसमिट करने के बाद जो ये वाला सिग्नल है, ये सिग्नल इससे टकरा करके हो सकता है कि कुछ पार्ट इस सिग्नल का इधर उधर डाइवर्ट हो जाए, बट कुछ पार्ट वापस रिफ्लेक्ट होकर के सेम डायरेक्शन में आएगा और इसको ये रडार डिटेक्ट करेगा। अब डिटेक्शन के बाद क्या होगा, हमें पता है कि हम जो सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं ये लाइट एनर्जी के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, यानी लाइट की स्पीड से c से ट्रेवल करते हैं। ठीक, अब रडार ने जब ट्रांसमिट किया सिग्नल को, यहाँ तक ट्रेवल किया, उसके बाद वापस सिग्नल रिसीव हुआ, तो इसमें कितना टाइम लगा ये टाइम रडार ने नोट कर लिया। अब हमें स्पीड पता है और टाइम पता है, तो क्या हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे? यस सर। तो जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो इट मीन्स कि हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यही प्रिंसिपल है रडार के वर्किंग का। बहुत ही सिंपल स्पीड का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसीज जनरेट करने की जरूरत है। तो इस तरह से रडार किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। अब एलिमेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं रडार कम्युनिकेशन में। तो ये एक एंटीना लगा हुआ है, एक ट्रांसमीटर यहाँ पर होगा, पावर एम्पलीफायर या पावर ऑसिलेटर, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है तो हमें यहाँ पर एक पावर एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही एक रिसीवर सिस्टम लगा होगा और रिसीवर सिस्टम में एक डिसीजन मेकिंग यूनिट लगी हुई होती है। डिसीजन मेकिंग यूनिट का काम क्या होता है, ये डिसाइड करना कि ये जो सिग्नल वहाँ से आया है ये वापस रिफ्लेक्ट होकर के आया है या कितनी डिस्टेंस से आया है, ये डिसीजंस करना डिसीजन मेकिंग यूनिट का काम होता है और फिर ये आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। आप लोगों ने शायद मूवीज़ में देखा होगा कि एक
डिस्प्ले सिस्टम लगा रहता है और उसमें गोल सा एक सर्कल बना हुआ होता है और उसी सर्कल में ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं। ये रडार सिस्टम डिस्प्ले कर देता है कि हाँ इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि ये ट्रांसमिशन और रिसेप्शन कंटिन्यूअस होता रहता है, इसी वजह से ये भी आइडिया लग जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मूविंग है या स्टिल है। अगर मूविंग है तो डिस्प्ले पर हमें ये दिखाई पड़ता है कि पहले तो पोजीशन दूसरी थी, उसके बाद कुछ टाइम बाद दूसरी पोजीशन हो गई, फिर तीसरी पोजीशन हो गई। इस तरह से पोजीशन अगर चेंज हो रही तो इट मीन्स कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट है। और किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है हमें ये भी पता चल जाएगा, हम अगर उसकी पोजीशन को इसी तरह से आइडेंटिफाई करते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो अब इसके जो एलिमेंट्स हैं थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ट्रांसमीटर हमने पहले ही बताया आपको कि ट्रांसमीटर यूज़ होता है, और जनरली जो TWT की बात कर रहे थे उसे ट्रैवलिंग वेव ट्यूब कहते हैं। ये माइक्रोवेव सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट्स बनाए गए हैं, जैसे कि क्लेस्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को जनरेट करना बहुत ही टिपिकल होता है और बहुत कॉस्टली होता है। तो ये एक पूरा सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें कि माइक्रोवेव सिग्नल्स का जनरेशन, उसमें कौन कौन से जो है प्रिंसिपल्स लगते हैं, कौन कौन से सर्किट्स यूज़ होते हैं, वो स्टडी किए जाते हैं। तो उसमें क्लेस्ट्रॉन हो गया, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब हो गया, पावर ऑसिलेटर लाइक जैसे मैग्नेट्रॉन भी होता है, ये सारी चीज़ें जो है सर्किट्स यूज़ होते हैं जो कि ट्रांसमीटर में लगे हुए होते हैं टू जनरेट हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स। सही। वेवगाइड्स क्या होती हैं? आर ट्रांसमिशन लाइन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेडार सिग्नल। ऐसे ही एंटीना का यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी हम ट्रांसमिशन या रिसेप्शन कर रहे हैं वहाँ हम एंटीनास का यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की बात की गई, तो पैराबोलिक एंटीना तो आप लोग डिश टीवी में भी एंटीनास जो यूज़ करते हैं पैराबोलिक ही यूज़ करते हैं। ऐसे ही एक डुप्लेक्सर लगा हुआ होता है। तो डुप्लेक्सर का काम क्या है कि इट अलाउज एंटीना टू बी एक्ट एज ए ट्रांसमीटर और रिसीवर, क्योंकि यहाँ पर जो एंटीना यूज़ होता है वो एक ही एंटीना यूज़ होता है। अब यहाँ पर एक डुप्लेक्सर टाइप की डिवाइस लगाई जाती है, जो डिवाइस क्या करती है कि जब ट्रांसमिट करना होता है सिग्नल को तो इसमें सिर्फ सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होगा, और जब रिसीव करना होता है तो सिर्फ सिग्नल रिसीव होगा। तो एक तरह से ये स्विच का काम करता है और इस एंटीना को ट्रांसमीटर सर्किट और रिसीवर सर्किट से स्विच करता रहता है। और जब ट्रांसमीटर से कनेक्टेड है ये तो ट्रांसमिट करेगा, और जब रिसीवर से कनेक्टेड है तो रिसीव करेगा। ऐसे ही रिसीवर का काम हो गया सिग्नल्स को रिसीव करना और उसको प्रोसेस करना, डिटेक्ट करना। थ्रेशोल्ड का काम क्या है कि द आउटपुट ऑफ द रिसीवर इज कंपेयर टू अ थ्रेशोल्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिलो एनी थ्रेशोल्ड द प्रेजेंस ऑफ नॉइज इज अज्यूम्ड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर रडार में हम डिटेक्शन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उस डिटेक्शन सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है कि शायद कोई चिड़िया उड़ रही हो उससे भी रिफ्लेक्ट होकर के आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड डिसाइड किया जाता है कि एटलीस्ट उतना थ्रेशोल्ड होना चाहिए, तभी हम ये डिटेक्ट करेंगे कि हाँ वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चिड़िया या बर्ड या कुछ अदर कुछ भी हो सकता है। तो जब भी किसी हैवी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होगा तो जो सिग्नल होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे कि जनरली रडार डिटेक्शन जो है जो प्लेन्स या मिसाइल्स इन सब के डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है और मिलिट्री एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब भी किसी हैवी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होगा सिग्नल्स का लाइक प्लेन से, तो जो रिसीव्ड होगा सिग्नल, जो रिसीव होगा वो सिग्नल बहुत ही हाई सिग्नल होगा। और अगर किसी चिड़िया से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है तो उस सिग्नल की इंटेंसिटी बहुत लो होगी। दैट इज़ वाई डिसीजन मेकिंग यूनिट में एक थ्रेशोल्ड वैल्यू प्रीडिफाइंड रहती है, और उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपैरिजन होता है कि ये कोई नॉइज या कोई अदर सिस्टम तो नहीं है जिसको कि हमें नहीं डिटेक्ट करना चाहिए। देन फिर आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। एप्लीकेशंस के बारे में एप्लीकेशंस हम लोग जान ही रहे हैं। मेजर जो एप्लीकेशन है रडार का वो मिलिट्री एप्लीकेशंस में। और मिलिट्री एप्लीकेशंस में क्या है? एयर डिफेंस में इट इज़ यूज्ड फॉर टारगेट डिटेक्शन, टारगेट रिकॉग्निशन एंड वेपन कंट्रोल। मीन्स वेपन को टारगेट तक डायरेक्ट करना या डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। मिसाइल सिस्टम
मिसाइल्स को गाइड करने के लिए, आइडेंटिफाइंग एनिमीज, एनिमी लोकेशंस इन मैप। ऐसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी रेडार का यूज़ होता है, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि अगर मान लीजिए प्लेन्स वगैरह की बात करें तो उस केस में प्लेन्स की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई चिड़िया ही हो, टकरा जाए तो उससे जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप कार की बात करिए, अगर कार बहुत स्पीड में चल रही है और बहुत छोटा सा भी अगर स्टोन या पत्थर कुछ है और वो जो है विंड स्क्रीन से टकरा गया तो कार का शीशा टूट जाएगा। और यही चीज़ अगर स्टिल है कार और सेम पत्थर उससे टकराएगा तो शीशे में केवल हल्का सा शायद क्रैक आ जाए या कुछ भी ना हो। तो स्पीड की वजह से क्या होता है कि जो इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज़ का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी रडार का यूज़ किया जाता है, इसको गाइड करने के लिए, इसके लैंडिंग के लिए, या कोई अदर एयरक्राफ्ट तो नहीं है आसपास, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए। रिमोट सेंसिंग में और ग्राउंड ट्रैफिक कंट्रोल में भी कहीं कहीं इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे ही स्पेस में भी यूज़ होता है, टू गाइड स्पेस व्हीकल फॉर सेफ लैंडिंग ऑन मून या किसी अदर प्लैनेट में, प्लानिटरी सिस्टम्स को ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए या सैटेलाइट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के। एंड ये लास्ट टॉपिक था। आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, अटेंडेंस चैट बॉक्स में लगा दीजिए। कुछ क्वेरीज हो तो बताइए, या तो फिर अदरवाइज हम फिर क्लास को एंड करें। Excuse me, sir. यस अलीशा। सर आप पेपर पैटर्न एक बार बता दीजिए वो। हम एक पेपर शेयर कर देते हैं, उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, ये एक पेपर है स्टूडेंट्स, यही सेम पैटर्न आप लोगों का भी रहेगा। जैसे सेक्शन ए है तो सेक्शन ए में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, और CO1 का मतलब है कि ये फर्स्ट यूनिट का है, CO2 का मतलब ये सेकंड यूनिट का है, CO3 का मतलब थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट। तो दो दो क्वेश्चन हर एक यूनिट से रहेंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल 20 मार्क्स का वेटेज ये आपका हो गया। ऐसे ही जब सेक्शन बी पे हम लोग मूव करेंगे तो सेक्शन बी विल कंटेन 5 क्वेश्चंस एंड आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और क्योंकि 5 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन हर यूनिट से होगा, यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, 3, 4 एंड 5। वेटेज सभी का 10 मार्क्स का होगा। आपको कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद फिर सेक्शन सी में चलते हैं। तो सेक्शन सी में क्या है कि यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन हैं, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और पांचों आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में इंडिविजुअल चॉइस होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका यूनिट 1 से है और इसमें जैसे कि हमने दिए हैं अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स, तो कोई भी 2 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं और वेटेज इस सेक्शन का 10 मार्क्स का है। अगर 2 पार्ट करने हैं तो 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चंस होंगे। 3 क्वेश्चन दिए, कोई भी 2 अटेम्प्ट कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूनिट 2 से है, ये पूरा कंप्लीट पार्ट यूनिट 2 का होगा। 10 मार्क्स का वेटेज है। अब जैसे यहाँ लिखा है अटेम्प्ट एनी 1 पार्ट, तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है और ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ये यूनिट 3 से हो गया क्वेश्चन।
अगेन 10 मार्क्स का है, अटेम्प्ट एनी 1 लिखा है तो कोई भी एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेंगे, 10 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह से यूनिट 4 और 5 से 2 क्वेश्चंस होंगे, 5 हो गया, इसके बाद ये 2 क्वेश्चंस और होंगे, ये यूनिट 4 से हो गया और ये यूनिट 5 से हो गया। ये भी 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। अटेम्प्ट एनी 1 दिया हुआ है, कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इसमें भी अटेम्प्ट एनी 1 दिया है, कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप लोग। तो इस तरह से ये जो है पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। सेक्शन ए जो हमने बताया है 20 मार्क्स का हो गया, सेक्शन बी जो बताया वो 30 मार्क्स का हो गया, और सेक्शन सी जो बताया ये 50 मार्क्स का हो गया। टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा।